आज शुरुआत करते हैं चैप्टर 3, जिसका चैप्टर का नाम है सना सना हाथ जोड़ी। राइटर का नाम है मधु कांकरिया। इसमें सिक्किम की सुंदरता और वहाँ की लोगों की जीवन शैली के बारे में वर्णन किया गया है और कवित्री ने कैसे वर्णन किया है आप सुनेंगे। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दो ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर शून्य, सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रिया में डूबी रोशनी का वह जादुई झालर। अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रियों से परे हो, जो मेरे मतलब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि वो इतना सुंदर था, मतलब कहने का ये है। धीरे धीरे एक उजास मतलब प्रकाश, धीरे धीरे एक प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों से छूने लगी, सना सना हाथ जोड़ी गर्दुई प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कसेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये वहाँ की भाषा है, वो उसमें हिंदी रूपांतर उसका किया गया है। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। युमथांग वहाँ की एक वैली है जो बहुत सुंदर है। युमथांग की सुंदरता देखते ही बनती है। पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा जो भारत की एक चोटी है, जो बहुत ऊंची चोटी है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही आगे हम देखेंगे, पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ने दिखी, पर सामने ही रकम मतलब तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह में पूछने लगती हूँ। अब जो गाइड था वो कहता है कि चलिए तो। जगह जगह गदराई पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे और एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं मतलब वो झंडे, बौद्धों के झंडे लगे दिखाई दिए। किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, जो बुद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से काफ़ी दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताके लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी
मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बोलने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड आपने देखी होगी मूवी, जो देवानंद की मूवी थी, तो उसी गाइड मूवी की बात कर रहे हैं ये। तिब्बत के चीख से बमसन में लेपचाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दो स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या है? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब ऐसी वहाँ की मान्यता थी। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और काल्पनिक एक जैसी। अब आगे देखेंगे। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियों और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी एक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे मतलब पतले और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगीं। वादियां चौड़ी होने लगीं। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्काने लगे। शिद्दत से मतलब बड़ी तीव्रता से, अधिकता से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था कि हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। अब आगे पेज पे देखेंगे हम। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन यह प्रभाव पड़ रहा कि अभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य के भीतर अपने भीतर भर लूं, इस सारे परिदृश्य को, जितना भी परिदृश्य वो चारों तरफ था। पर मेरे भीतर कुछ कुछ पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी मतलब सिर निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपात मतलब जो वाटरफॉल होते हैं जहाँ से ऊपर से पानी गिरता है, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठने तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से भी हमारे साथ ही तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। मतलब वो वहीं से आ रही थी, सिलीगुड़ी से वो देखती हुई आ रही थी, लेकिन यहाँ पर वैली तक आते आते जो उसकी सुंदरता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे विशाल नगपति मतलब पहाड़ का ही वो पर्यायवाची है। नगपति पर्वत को ही कहते हैं।
मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई पर पूरे वेग के साथ पूरे शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, फैन मतलब झाग, इसका नाम था 7 सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, मतलब व्यस्त हो गए थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त मतलब शापित राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा के संगीत को सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया, भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, मतलब जैसे कविता, अंदर से कविता आ रही हूँ। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ मैंने जैसे स्वयं में भी देश और काल की सरहदें मतलब सीमाएं से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं मतलब बुरी इच्छाएं और दुष्ट वासनाएं, जो बुरी इच्छाएं और जो तमोगुण होता है, वो सब इस निर्मल धारा में बह गई थीं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, मतलब मुझसे कहने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, आगे इससे भी सुंदर दृश्य मिलेंगे। जो जितेन नार्गे था वो कवियत्री को बताने लगा। अनमनी सी मैं उठी, मेरा मन तो नहीं था लेकिन फिर भी मैं उठी। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा के सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो वहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब कुछ बादलों की एक मोटी चादर में सब कुछ बादल में हो गया, मतलब वहां से बादल घिर गए। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर कर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ ऐसे श्रेष्ठतम रूप से मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत मतलब स्वर्ग बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे जो बहुत कम देखने मिलते हैं, ऐसे नज़ारे। वहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदिम हवा के हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रभाव में बहते हुए चेरी वेती चलते रहो मतलब। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद मतलब अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर एक मोटी एक रेखा मिट गई है। भीतर बाहर की एक रेखा मिट गई है। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी
प्रार्थना फिर मेरे होठों को छूने लगी। सना सना हाथ जोड़ी, तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया जो मेरे इंद्रियों से परे था। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी तंद्रिल अवस्था में मैं थोड़ी सी दूर निकल आई थी। अचानक पांवों से ब्रेक लगी तो समाधिस्थ भाव से नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गई हूँ। जैसे कि मेरी आंख, मतलब मैं थोड़ी नींद में थी, वो एक साथ खुल गई, जैसे कि नृत्यांगना के पैरों के जो घुंघरू हैं वो टूट जाएं। मैंने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य के निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, मतलब बड़ी टोकरी, वहाँ के नाम है बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल से भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना का साथ साथ वहीं पर खड़े बीआरओ, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो रोड की बोर्ड, जो सीमाओं की जो सड़क बनाते हैं उसे बीआरओ बोलते हैं, कि एक कर्मचारी ने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने, अब अगले पेज पे चलेंगे, चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों मतलब ऐसे शिखर, ऐसी चोटियां जहां पर बर्फ जमी रहती है, से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, संजीदा मतलब गंभीर हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, मतलब ऐसा कार्य जिसे करना बहुत कठिन हो, उसे दुस्साध्य बोलते हैं। पहाड़ों पर रास्ता बनाना, पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी लंबी पट्टी पर बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, मतलब जो जरा सी चूक हो गई तो आदमी की मृत्यु जो है वो निश्चित है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड डू डिफाइड डेट टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों की मौत को झुठलाया है। इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों को देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे मतलब जो निशान पड़ जाते हैं, एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह की एक सी है, पर सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है।
वेस्ट एट रिपेइंग। वेस्ट एट रिपेइंग का मतलब है कम लेना और ज़्यादा देना। जितना कम लेकर ये समाज और कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन मैंने सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पहाड़ देखा। 7-8 वर्ष की उम्र में ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। मतलब बर्फीला मतलब कहने का बड़े हुए पेट वाला, ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक स्कूल है। दूर दूर के बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ने ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपने माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, मतलब पशुओं को। पानी भरते हैं, जंगल की लकड़ियों की भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, मतलब पतले होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना चौड़ा बनाया गया है कि अभी बाकी चैप्टर हम अगले पार्ट में बताएंगे इसको। तब तक इसको सुने। धन्यवाद।